अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं सानिया चौधरी। आज ईरान इजराइल अमेरिका जंग का 1वां दिन है और अब एक बार फिर ये खदशा पैदा हो गया है कि जंग दोबारा शुरू हो जाएगी, क्योंकि इजराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमलों में इजाफा कर दिया है, जिसके बाद आर्जी जंगबंदी खत्म होने के करीब पहुंच चुकी है। और ऐसे में पाकिस्तान ने असर-ए-नौ हंगामी सिफारतकारी का आगाज कर दिया है। गुज़िश्ता रात ईरान ने इजराइल पर 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स पर मुश्तमिल कई लहरें दागी। अभी तक किसी जानी नुकसान या बराह रास्त नुकसान की इत्तला नहीं है, मगर हमले के बाद शहरियों को ज़ेर ज़मीन सुरंगों में मुंतकिल कर दिया गया है और स्कूल्स भी बंद कर दिए गए हैं। ईरानी हमलों के जवाब में इजराइल ने भी ईरान के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया। गुज़िश्ता रात से अब तक ईरान ने कम अज़ कम 20 बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं और ईरानी फौज का ये कहना है कि वो कई दिनों की लड़ाई और मुमकिना तौर पर जंग की मुकम्मल बहाली के लिए भी तैयार हैं। जबकि ईरान की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ये कहते हैं कि हमें किसी भी किस्म की मिस कैलकुलेशन का शिकार नहीं होना चाहिए। अमन और इस्तेहकाम का रास्ता दाखिली महाज की मजबूती और जद्दोजहद से होकर गुजरता है। इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि हम 9 मार्च के मुकाबले में कहीं ज्यादा ताकतवर जवाब देने के लिए तैयार हैं। उस वक्त तक खामोश नहीं रहेंगे जब तक दुश्मन नदामत महसूस ना करे। उस वक्त तक खामोश नहीं रहेंगे जब तक दुश्मन अपनी सोच, अपनी हिकमत अमली में तब्दीली ना लेकर आए। ताहम तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का ये कहना है कि इजराइल अमरीकी इजाज़त के बगैर खित्ते में कोई हरकत नहीं कर सकता। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार अमरीका है। तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस्माइल बकाई का ये कहना था कि जो कुछ भी हो रहा है वो अमरीका की तरफ से तरतीब दिया गया है और यही कशीदगी में दोबारा इजाफे का बायस है। अमेरिका की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी वाज़ेह है और कोई मान नहीं सकता कि इजराइल अमेरिका के साथ मुकम्मल हम आहंगी के बगैर खित्ते में हरकत कर सकता है। ईरानी हमलों के जवाब में इजरायली फ़िज़ाइया ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मगरबी और वस्ती ईरान में फौजी अहदाफ पर हमले किए हैं। ईरानी खबरसा इदारे फारस के मुताबिक एक सिक्योरिटी अहदेदार ने तस्दीक की कि इजरायली अफवाज ने पेट्रोकेमिकल कंपनी पर हमला किया है, जिसके नतीजे में प्लांट के बाज़ हिस्सों को नुकसान पहुंचा। ताहम मुकम्मल तफसीलात बाद में जारी की जाएंगी। ये हमला खासी अहमियत रखता है क्योंकि ईरान के पहले से तबाहशुदा मईशत को एक और धचका इससे लगता है। वाज़ेह रहे कि मई में ईरान के तेल बरामदात में 85% तक कमी आ चुकी है, जबकि अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी और बैन अवी पाबंदियों की वजह से तेहरान पर इक्तसादी दबाव इंतहाई शदीद हो चुका है। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमले के बाद ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर हमला करके इजरायली फिजाई के जो हिसास तरीन 2 फिजाई अड्डों पर जवाबी हमले किए हैं। ईरान के शदीद हमलों के बाद इजराइल की तरफ से सख्त हमलों के ऐलान के बाद अमरीकी सदर ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर इजराइल और ईरान दोनों को फौरी तौर पर फायरिंग बंद करने का हुक्म दिया। सोशल मीडिया ऐप ट्रुथ सोशल पर सदर ट्रंप ने लिखा कि अमन के क़याम के लिए हतमी मुज़ाकरात जारी हैं, ताहम ये अमल जहालत या हमाकत से मुतासिर हो सकता है। उन्होंने ये भी लिखा कि दोनों फ्रीकैन इजराइल और ईरान फौरी जंगबंदी चाहते हैं। नाकाबंदी बरकरार है और ये पूरी कुव्वत के साथ जारी रहेगी जब तक एक हतमी मुआहदा तय नहीं पा जाता। मामला तेजी से आगे बढ़ने चाहिए। जबकि अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो अभी नेतन्याहू को फ़ोन करने जा रहे हैं ताकि उन्हें ईरान के जवाबी हमलों से बाज रहने को कहें। ट्रंप की नेतन्याहू से फ़ोन कॉल मुकम्मल होने के बाद इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने आला सिक्योरिटी अहदेदारों से फौरी मुशावरत शुरू की और ये तय पाया कि ईरान के खिलाफ इजराइल का जवाब फौरी नहीं होगा। जबकि फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा कि नेतन्याहू को वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान कोई भी मुआहदा कबूल करना ही होगा, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं होगा। फैसले मैं करता हूँ, नेतन्याहू नहीं करते। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सदर ट्रंप इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के रवैये और ईरान के साथ जंग को आगे बढ़ाने पर शदीद दबाव का शिकार हैं, क्योंकि एक इंटरव्यू के दौरान सदर ट्रंप और मेज़बान के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ और सदर ट्रंप गुफ्तगू अधूरी छोड़कर चले गए। साथ ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली क़यादत को वाज़ेह इशारा दिया कि ईरान के खिलाफ किसी भी यकतरफा फौजी कार्रवाई में अमेरिका शरीक नहीं होगा। इजरायली ज़राए का ये कहना है कि नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ मुमकिन जवाबी कार्रवाई के हवाले से अपने मौक़िफ़ से अमेरिकी सदर को आगाह किया। ताहम ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया कि अगर इजराइल ईरान को निशाना बनाने का फैसला करता है तो अमेरिका इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनेगा। सदर ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई की बहादुरी की तारीफ करते हुए ये ज़रूर कहा
कि वो जंग के दौरान शदीद जख्मी हुए हैं, जबकि सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वाशिंगटन के ईरान के साथ मुआहदे के बहुत करीब हैं, लेकिन अब वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर सख्त तर शराइत चाहते हैं। इस पूरी बहरानी सूरत हाल में सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात वाशिंगटन और टेल अवीव के दरमियान बढ़ती हुई खलीज है। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने 2 अमरीकी अहदेदारों के हवाले से इंकशाफ किया कि ट्रंप ने लेबनान में इजरायली कार्रवाई पर नेतन्याहू को गालम गलोच पर मबनी फोन कॉल में सख्त सरजनिश की और कहा कि तुम पागल हो, ईरान के साथ अमन की हमारी सारी कोशिशों को तबाह कर रहे हो। ट्रंप का यह भी कहना था कि मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं वरना तुम जेल में होते, जबकि एक व्हाइट हाउस ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर यह कहा कि ट्रंप ने ईरान की जंग दोबारा शुरू करने की अहलियत और आमादगी को कम तर समझा और यह सूरत हाल व्हाइट हाउस के एक बुनियादी हिसाब किताब की गलती को जाहिर करती है, जिसका कोई फौरी हल नजर नहीं आ रहा। इसराइल और ईरान के हमलों के बाद ईरान, इराक और शाम ने अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी हैं, जबकि ईरान ने भी मगरबी इलाकों की फ़िज़ाई हदूद को गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद करने का ऐलान किया है। उधर मकबूजा बैतुल मक़दस में मौजूद अमरीकी सिफारत खाने ने अपने अमले और उनके अहले खाना को सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र महफूज मकामात पर मुंतकिल होने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की है। इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों की इतलात सामने आने के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 3.63% इजाफा हुआ है, जिसके बाद $96.75 फी बैरल तक ये पहुंच चुका है। इसी तरह अमरीकी खाम तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत में भी 3.35% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और ये $93.89 फी बैरल पर ट्रेड होता रहा। आलमी तेल की कीमतों में इजाफे और एक बार फिर जंग शुरू होने के खदशात में पाकिस्तान एक बार फिर जंगबंदी को तौसी देने के लिए मुतहरिक हो चुका है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इस्माइल बकाई ने इस हवाले से कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान पैगामात का तबादला बंद नहीं हुआ और पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान अहम सालिस के तौर पर अपना किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दावत पर लेबनानी आर्मी चीफ पाकिस्तान के दौरे पर हैं और ये दौरा एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब लेबनान और इसराइल के दरमियान अप्रैल के वस्त में होने वाली जंगबंदी शदीद दबाव का शिकार है। लेबनानी हुकाम के मुताबिक 2 मार्च से अब तक इजरायली हमलों में 3,593 अफराद हलाक जबकि 10,990 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। ताहम गुज़िश्ता हफ्ते भी ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा था कि लेबनान में मुस्तकिल जंगबंदी ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी भी मुमकिना मुआहिदे का अहम हिस्सा है। ताहम लेबनान के वज़ीर आज़म नवाफ सलाम ने ईरान पर जोर दिया कि जनूबी लेबनान को वाशिंगटन के साथ मुज़ाकरात में सौदेबाजी के आले के तौर पर इस्तेमाल न किया जाए। इस सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड समरे सालिक साहब ने और मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। थैंक यू फॉर योर टाइम। समरे साहब, आपसे मैं शुरू करना चाहूँगी कि हम इन मुज़ाकरात की बात करें जो जंग के बाद की सूरत हाल है, तो सब कुछ ही इसमें हो रहा है सिवाय मुज़ाकरात में पेशरफ्त के और दुनिया इस सारी सिचुएशन को द अल्टीमेट हॉस्टेज नेगोशिएशंस कह रही है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मैम अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। जनरल जाहिद को भी सलाम। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तीसरी दफ़ा हो रहा है। इस दफ़ा भी आपने देखा कि 2-3 बार ये ऐसी फीलिंग हुई कि बहुत क्लोज है कि कोई ना कोई पीस डील हो जाए, लेकिन मेरे नज़दीक इस वक्त तक अभी तक ऐसे लग रहा है कि जो स्पॉयलर्स हैं सारे प्रोसेस के, दे आर रूलिंग द रूस्ट। हमें नज़र आ रहा है कि इजराइल जो है वो टोटली कंट्रोल में नहीं है प्रेसिडेंट ट्रंप के। यहाँ तक भी सुनने में आ रहा है कि उनकी जो टेलीफोन के ऊपर बातचीत हुई उसमें हार्श एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुए और प्रेसिडेंट ट्रंप डेस्परेटली चाह रहे हैं कि इस जंग से निकलें और नेतन्याहू डेस्परेटली चाह रहे हैं कि अमेरिका इस जंग से ना निकले। एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि जी मैंने हिजबुल्लाह से डायरेक्ट बातचीत करके एक एश्योरेंस ले लिया और अगले ही दिन हम देखते हैं कि नेतन्याहू जो है वो हैवीएस्ट स्ट्राइक्स करते हैं उनके ऊपर, लेबनान के ऊपर। कल की जो एक्टिविटीज़ हुई हैं जिसमें ईरान के ऊपर अटैक हुआ और उनके पेट्रोकेमिकल प्लांट के ऊपर, और इन रिटेलिएशन ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया और अब ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि अगर ईरान मजीद अटैक ना करे तो हम उनको एश्योरेंस देते हैं कि इजराइल और अमेरिका मजीद अटैक नहीं करेंगे। बहुत एक अजीब सी और डीवियस एक्टिविटीज़ हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि जो कॉन्फिडेंस है और ट्रस्ट है दोनों पार्टीज़ का वो बुरे तरीके से एरोड हो रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के कंटिन्यूस ब्लॉकेज की वजह से, जैसे आपने खुद कहा इंट्रो में, कि पूरी दुनिया इसकी हॉस्टेज बनी हुई है।
पूरी दुनिया की इकोनॉमी इससे बुरी तरीके से इम्पैक्ट हो रही है। और मेन इशू यही है कि इसराइल जो है वो उन टर्म्स पे नहीं आ रहा जिस पे अमेरिका उसको लाना चाह रहा है। सही। जाहिर साहब, अभी जैसे समरेश साहब ये कह रहे थे कि हार्श एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स भी हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी सदर का नेतन्याहू के साथ। अच्छा, अब इसको एक दूसरे एंगल से भी दुनिया देख रही है। अगर हम इस्माइल बकाई साहब की बात करें, वो ये कहते हैं कि अमेरिका की मर्जी के बगैर तो इसराइल ये सब कर ही नहीं सकता, तो जो गेम प्लान है वो अमेरिका का ही है। आप समझते हैं कि इसमें गुड कॉप बैड कॉप का एलिमेंट भी हो सकता है कोई? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी। और समरेश सालिक साहब को भी मेरा बहुत सलाम। इट इज़ ऑलवेज ऑनर उनके साथ शो पे। देखिए, इस्माइल बकाई जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री के, उनकी जो स्टेटमेंट आई है वो बड़ा क्लियरली रिफ्लेक्ट करती है ईरान की एक पॉलिसी को जी। और वो पॉलिसी ये है कि वो किसी भी तरीके से अमेरिका को इस एप्लीकेशन से अलग नहीं करना चाहते। वो ये नहीं चाहते कि अब ये तासुर दिया जाए या इस चीज़ को मान लिया जाए कि इजराइल जो है वो अमेरिका की टेसिट अप्रूवल के बगैर कोई भी एक्शन कर सकता है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने खुद कहा है कि आई एम कॉलिंग द शॉट्स, नेतन्याहू इज नॉट कॉलिंग द शॉट्स। अब इसी स्टेटमेंट को अगर आप जहन में रखें जो उन्होंने अमेरिका में दी है प्रॉब्ली फाइनेंशियल टाइम्स को, तो उसको अगर आप जहन में रखें तो ईरान अगर इसको अलग कर दे तो फिर इम्प्यूनिटी के साथ कोई भी एक्शन या जो इजराइल की तरफ से होगा, अमेरिका कहेगा जी वो उनका एक्शन है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसको डीलिंक नहीं करना चाहते अमेरिकन एक्शंस को। ईरान के अंदर बड़े क्लियरली अंडरस्टैंडिंग है, वो 100% ये समझते हैं कि व्हाटसोएवर इज हैपनिंग इन ईरान या लेबनान के अंदर, नंबर वन, उसमें इजराइल जो है वो अमेरिकन सपोर्ट के बगैर कभी भी ये चीज़ नहीं कर सकते, तो वो उसको अलग नहीं करना चाहते, नंबर वन। नंबर टू, ईरानियंस जो हैं वो पूरा एक कंप्रिहेंसिव रीजनल पीस की बात कर रहे हैं। वो लेबनान में जो भी उनके एसेट्स हैं या स्पोर्ट है, जो भी एलिमेंट्स हैं हिजबुल्ला की फॉर्म में या जो भी, उनको ये बिल्कुल तासुर दे रहे हैं और उनके साथ खड़े हैं कि जी जो भी एक्शंस लेबनान के अंदर होंगे इसराइल के, ईरान विल स्टैंड बाय बाय द लेबनीज पीपल कह लें, या अपनी जो सपोर्ट के एलिमेंट्स हैं उनके साथ खड़े होंगे और उनको न सिर्फ नेगोशिएशन बल्कि वॉर में भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और तीसरी चीज़ जो ईरान हासिल करना चाह रहा है अमेरिका का, अगर वो छोड़ दे तो अमेरिका को ये भी तासुर दे रहे हैं कि हम आपके साथ टेबल पे तो बैठे हैं लेकिन किसी मजबूरी में नहीं बैठे। मिलिटरली वी आर नॉट वीक, वी कैन रिस्पॉन्ड यू एनी वेयर एनी टाइम एट एनी लेवल, ताकि आप नेगोशिएशंस में से अगर कोई विक्ट्री ढूंढना चाहते हैं, नोशन ऑफ विक्ट्री लिखना चाहते हैं या पॉलिसी कैप्चुलेशन ईरान के ऊपर चाहते हैं, तो वो वी आर नॉट गोइंग टू ऑफर। तो ये 3-4 चीज़ें अवामिल हैं जो बड़े अहम तरीके से हमें सामने नज़र आ रही हैं जी। सही। जाहिद साहब, जैसे कि अभी समरीश साहब, जाहिद साहब जैसे अभी कह रहे थे कि ईरान ये कहता है कि हम तैयार हैं, मुकम्मल जंग के लिए भी तैयार हैं, चाहे कितनी भी तवील जंग करनी पड़े। तो हम ये देख रहे हैं कि ना तो जो इकोनॉमिक प्रेशर और सैंक्शंस की पॉलिसी है और स्ट्रैटेजी है अमेरिकी सदर की, ना वो उससे पीछे हटने को तैयार है, और ना ही जो ताकत के शो करने की या ये साबित करने की कि उनके पास ताकत है उससे ईरान पीछे हट रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में आप क्या समझते हैं, वे फॉरवर्ड की कोई गुंजाइश है? देखिए, मेरे नज़दीक बहुत ही हार्ड लाइन स्टांस है दोनों पार्टीज का। एक तरफ अगर मैं देखूं तो ईरान जो है वो ज़्यादा रिकन्सिलिएटरी रहा है, उन्होंने ज़्यादा स्पेस दी है कि नेगोशिएशंस को टाइम दिया जाए, और इसराइल और अमेरिका की तरफ से हरदर्मी नजर आई है। इसराइल और अमेरिका ने वो कुछ हासिल करने की कोशिश की नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर जो वो जंग में हासिल नहीं कर सके। तो मेरे नज़दीक क्योंकि ईरान एक डिफेंडर है, अमेरिका और इसराइल अग्रेसर थे, अगर एक डिफेंडर अग्रेसर को उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने से रोक ले तो हम ये कहेंगे कि वो डिफेंडर जो है वो जीत गया है, उसने दफा अपना सही सही तरीके से किया है। तो ईरान का पलड़ा थ्रू आउट भारी है, लेकिन ये है कि इस वक्त अमेरिका बीइंग अ सुपर पावर, उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो इस डिफीट को डाइजेस्ट करे, इस डिफीट को वो एक्सेप्ट करे। दूसरा, अमेरिका के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि उसने एक वॉर ट्रॉफी दिखानी है दुनिया को और अपनी इंटरनल ऑडियंस को कि हम इस जंग में गए किस लिए थे, और वो उनको वॉर ट्रॉफी एक ही सूरत में मिल सकती है अगर वो एक न्यूक्लियर डील सिक्योर कर लें जो कि ओबामा की न्यूक्लियर डील से बेहतर हो। ईरान को भी ये पता है, ईरान वो न्यूक्लियर डील देने के लिए तैयार नहीं है। रही बात ये जो अमेरिका, डेफिनेटली उनके अपने चैलेंजेस हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप तो थ्रू आउट नॉन कंसिस्टेंट रहे हैं, उनकी बातों से आपको कुछ पता नहीं चलता कि व्हाट इज इन एक्चुअल। अभी अगर आप देखें तो उनकी फ्रस्ट्रेशन बहुत क्लियरली विजिबल है।
एक रिपोर्टर को ये कहना कि आप क्रिकेट हैं और इंटरव्यू छोड़ के चले जाना, फिर नेतन्याहू के ऊपर फोन में जो है ना वो हार्श एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स होने, ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि एवरीथिंग इज नॉट हंकी डोरी। प्रेसिडेंट हम जो कर रहे चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे। तो मेरे नज़दीक इसराइल एक इंटरनेशनल बुली क्रिएट किया गया था वेस्ट की तरफ से, जिसने अभी वेस्ट को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट मेरा बिलीव है कि एक तो हम ये समझते हैं कि सारे का सारा स्टेज मैनेज्ड और वेल प्लान्ड है, जिस तरीके से इसराइल एक्ट कर रहा है और जिस तरीके से अमेरिका एक्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम जेन में रखें कि 2025 में भी यही सिचुएशन आई थी जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने फाउल लैंग्वेज यूज की थी अगेंस्ट नेतन्याहू और मीडिया के ऊपर उन्होंने बातचीत की थी, अभी भी यही हो रहा है। तो मेरे नज़दीक प्रेसिडेंट ट्रंप एक्सप्लॉइटेबल है, वो वल्नरेबल है पर्सनली और पॉलिटिकली, और जो ट्रंप कार्ड है वो नेतन्याहू के हाथ में है, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट समीर ट्रंप को साहब, खुद आप मैं चाहूंगी इस पे जरूर कमेंट करें। जो आप हार्श वर्ड्स का एक्सचेंज देख रहे हैं और जो हमें बज़ाहिर नजर आ रहा है, क्या आपको लगता है कि ऐसा ही है या ये ऑप्टिक्स हैं और मुहर्रकात या जो सिचुएशन है वो फैक्ट्स कुछ और भी हो सकते हैं? देखिए, मैं दो क्लिप्स के बारे में आपकी अटेंशन ड्रॉ करवाना चाहूंगा जो पिछले 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे आए थे। एक में तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी फाउल लैंग्वेज को क्लैरिफाई करने की कोशिश की। एक क्लिप था जिसमें उन्होंने कहा जी कि ठीक है मैंने गुस्से में कर दिया लेकिन मैं आई डिडंट मीन दैट एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स। ये हमेशा उसी सूरत में की जाती है जब जो फ्री पी है उसके बारे में कंसर्न्स और फिक्र हो कि वो कोई ऐसा एक्शन ना कर दें रिटेलिएशन जो कि हार्मनिंग हो, डैमेजिंग। कंट्रोल ये था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये एहसान जता रहे थे इसराइल के ऊपर कि अगर मैं ना होता तो आप भी सरवाइव ना करते, आप भी एग्जिस्ट ना कर रहे होते। तो ये सारी चीजें देखते हुए इन सारों जब डॉट्स को जब मैं कनेक्ट करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज फ्रस्ट्रेटेड, जो वो चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे, और नेतन्याहू उनकी बहुत ज्यादा सुन नहीं रहे। जब इनका टेलीफोन के ऊपर एक्सचेंज हुआ है तो उस वक्त भी नेतन्याहू उसको रिटेलिएट नहीं कर रहे थे, ही वाज जस्ट सेइंग ओके ओके ओके। जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो ही वाज यूजिंग हार्श लैंग्वेज। सो इन सारे डॉट्स को जब मैं कनेक्ट करता हूं तो मैं नहीं समझता कि ये स्टेज मैनेज्ड है। मैं ये समझता हूं कि देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन इजराइल एंड अमेरिका, और ये काफी देर से नजर आ रहा है। सही सही। तो आप समझते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं अमेरिकी सदर, वो फ्रस्ट्रेटेड है? डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड है, दुनिया सारी इस सारी सिचुएशन से परेशान है, लेकिन पाकिस्तान बड़ा होपफुल है। जाहिद महमूद साहब, पाकिस्तान अपनी तमाम तर कोशिशों पे लगा हुआ है कि जो उसकी डिप्लोमेटिक पुश है, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं, वो किसी तरह काम कर जाएं। और जो लेबनानी आर्मी चीफ का दौरा है वो भी होता है, फिर जो हमारे वज़रा हैं वो यहाँ से जाते हैं ईरान में इस सारी सिचुएशन में, ताकि ये मामला चलता रहे। पाकिस्तान की इस होप को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान इस वक्त सोल मीडिएटर है और एक स्ट्रेटेजिक कंडुइट है। और आज आप ग्रेट ब्रिटेन की स्टेटमेंट देख लें, यूके से जो स्टेटमेंट आई हैं, बाकी भी ममालिक से जो स्टेटमेंट आ रही हैं, वो इन्हीं टॉक्स को कंटिन्यू करने के और डायलॉग को मेंटेन करने के लिए कह रहे हैं, दोनों वॉरिंग फैक्शंस को, इसराइल को भी और ईरान को भी, कि वो चांस दें इस डिप्लोमेटिक जो एफर्ट हो रही है पाकिस्तान की तरफ से। और बाकी दोनों ईरान भी और अमेरिका भी, वो भी इसी डायलॉग के साथ खड़े हैं। एंड इट इज द ओनली एग्जिट कार्ड जो अवेलेबल है ऑफ रैम्प के लिए। देखिए, पाकिस्तान इज नॉट हेयर कि वो किसी अमेरिका को या ईरान को एक नोशन ऑफ विक्ट्री यहाँ से, तो उनकी विक्ट्री में इंटरेस्टेड नहीं है। पाकिस्तान हैज़ टू क्रिएट अ स्पेस, जो वो करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ जिस स्पेस के अंदर पीस और स्टेबिलिटी नेगोशिएट की जा सके, एक लार्जर पीस को अचीव किया जा सके। तो पाकिस्तान इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू क्रिएट दैट स्पेस। दोनों पार्टीज को समझा भी रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, मैसेजेस भी उनके एक दूसरे को पहुंचा रहे हैं, और साथ साथ वे फॉरवर्ड भी सजेस्ट करते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी बताते हैं जो भी सिचुएशन है। अभी तक तो देखें पाकिस्तान, और विदाउट एनी कोई इमोशनल हुए बगैर या अपनी ईगो पे लिए बगैर, पाकिस्तान इज मूविंग फॉरवर्ड विद दिस नेगोशिएशन। देखिए, आज नहीं तो कल इन नेगोशिएशंस ने तो होना है, बातचीत ने तो होना है। यू कांट बी देयर फॉर एवर इन द वॉर्स। अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर भी आपको याद होगा फॉर एवर वॉर्स की वो बात किया करते थे, और अभी 100 दिन से ऊपर हो रहे, तो उन्होंने अपने लोगों को भी बताना है। ऑलरेडी उनका काफ़ी पॉलिटिकल नुकसान हो चुका है कि मैं फॉर एवर वॉर के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। ऑलरेडी उनकी मिस कैलकुलेशन होगी, या स्ट्रेटेजिक मिसअंडरस्टैंडिंग कह लें या मिस कैलकुलेशन कह लें, कि वो समझ रहे थे कि 4-5 दिनों में ये जंग ख़त्म हो जाएगी। ऐसा हुआ नहीं है। उनकी मर्जी के मुताबिक या उनके ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक कोई चीज़ अनफोल्ड नहीं हुई। टुडे लीडरशिप इंटैक्ट है,
उनकी सॉवरेनिटी मेंटेन है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी मेंटेन है, एंड दैट्स व्हाई दे आर नेगोशिएटिंग। तो पाकिस्तान की एफर्ट इंशाल्लाह आप देखिएगा ज़रूर रंग लाएगी, और प्रॉबली एक एक राउंड और हो गया है। ईरान ने साबित उनको बताने की कोशिश की है कि आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। अब देखते हैं किस तरफ ऊंट जो है वो करवट बदलता है, बट होपफुली पाकिस्तान विल सही सक्सीड इन इट्स एफर्ट्स। सही। समरीत साहब, अभी जाहिर साहब जैसे कह रहे थे कि मिस कैलकुलेशन है, तो ये तो बहुत से जो जराए हैं अमेरिका के अपने, बार बार ये बात सामने आती रही है मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं उससे, कि मिस कैलकुलेट किया ईरान की दिफा की ताकत को भी और उसके रिस्पांस के हवाले से भी। लेकिन अब इस मिस कैलकुलेशन का खमियाजा कितनी देर तक भुगतना पड़ेगा? जैसे अभी जाहिर साहब भी कह रहे थे कि फॉर एवर वॉर में नहीं रहा जा सकता, लेकिन दुनिया इसको नो पीस नो वॉर कह रही है। तो कब तक ये सिचुएशन रहेगी, कैसे निकला जा सकता है इस सबसे? सानिया, जब मिलिट्री हिस्ट्री को हम देखते हैं तो कहते हैं कि 90% जो डिफीट्स हैं वो रॉन्ग एस्टिमेशन ऑफ एनिमी की वजह से हुई हैं, कि आप उसको असेस कुछ और कर लेते हैं, वो कुछ और कर जाता है। आप देख लें, पाकिस्तान इंडिया के कॉन्टेक्ट में भी यही हुआ कि अंडर एस्टिमेट किया गया पाकिस्तान को। ईरान और यूएस के कॉन्टेक्ट में भी ये हुआ, 25 में भी ये हुआ, अभी भी ये हुआ है कि उनको अंडर एस्टिमेट किया गया ईरानियंस को। ईरानियंस ने अपना बहुत अच्छा रिजॉल्व शो किया है और उन्होंने बिफिटिंग रिस्पांस दिया है कि अग्रेसर को, जो कि एक सुपर पावर है और एक बहुत मेजर पावर है जो कि इजराइल है। नो हैविंग सेड दैट, अब चूंकि बहुत, मैं ये कहता हूं कि बड़ा एक डेंजरस सिचुएशन है दुनिया के लिए। इस वक्त एक ग्लोबल लेवल पे ट्रांजिशन चल रही है जहां पे चाइना जो है वो इमर्जिंग पावर है, यूएस जो है वो डिक्लाइनिंग पावर है। और जब कभी भी इस तरह की एक बड़ी कुव्वत जो है वो डिक्लाइन करेगी तो प्रोसेस ना तो वो पीसफुल होगा और ना ही वो स्मूथ होगा। वो डेफिनेटली केओटिक होगा और उसमें ट्रबल होगी। सो वही फेज अभी हम देख रहे हैं। आप देख लें कि इस वक्त दुनिया रूल बेस्ड वर्ल्ड नहीं है बल्कि नॉन रूल बेस्ड वर्ल्ड है। माइट इज राइट है, जिसके पास ताकत है वो कुछ भी कर सकता है। उसी यूएन के पास अमेरिका को जाना पड़ता है कि हमें स्टेट ऑफ फुटबॉल खुलवाने में मदद करें। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें रिस्क आर देयर। अमेरिका एक बड़ी ताकत है, उसको एक छोटी ताकत ने ह्यूमिलिएट कर दिया है। उस बड़ी ताकत के लिए बहुत मुश्किल है कि इस डिफीट को डाइजेस्ट करना। अब वो तिलमिला रहे हैं, अब उनकी पूरी कोशिश है कि कोई ऐसी फेस सेविंग मिल जाए जिससे कि वो अपने सारे एक्शंस को जस्टिफाई कर। नॉट लेस देन प्रेसिडेंट ट्रम्प हिमसेल्फ हैज सेड कि ये गलती थी हमने जो ईरान के ऊपर अटैक किया है। तो जैसे जनाब जाहिद कह रहे हैं, नॉट टू फार। आखिरी इन्होंने ये भी एफर्ट्स कर ली हैं कि शायद ईरान जो है वो डराने धमकाने में आज नहीं हो सका। अल्टीमेटली इन्होंने नेगोशिएशन टेबल के ऊपर ही आना है और आप देखेंगे कि नॉट वेरी लेट, बहुत जल्द इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक हो गया। जाहिद साहब, अभी जैसे समरेश साहब कह रहे हैं कि जाहिर है अमेरिका को अब फेस सेविंग चाहिए, मिस कैलकुलेशन तो हो गई है। अब फेस सेविंग अगर उनके मुताबिक नहीं मिल रही तो सारी दुनिया का जो फेस है वो मसख करने की सूरत हाल इस वक्त चल रही है। लेकिन अभी उन्होंने चाइना की बात भी की कि वो इमर्जिंग इकोनॉमी के तौर पे और इमर्जिंग न्यू जो हम कहें कि पावर के तौर पे सामने आ रहा है। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि आप इसके ऊपर अपना नुक्ता नज़र हमें दें कि चाइना को अगर एक और एंगल से भी हम देखें तो सबसे बड़ा कंज्यूमर है वो, और फिर ईरान से जो ऑयल की इंपोर्ट के हवाले से, लेकिन इस सारी सिचुएशन का उसके ऊपर असर बड़ा कम हुआ है। तो क्या बाकी दुनिया भी इससे सबक सीखते हुए कुछ अल्टरनेटिव्स जो हैं वो अपनी या कंज्यूमर मार्केट को चेंज करने के लिए कुछ सबक सीख सकती है चाइना से? जी देखिए, अप्रोच तो डिफरेंट करनी है, बट चाइना मेन कंपटीटर भी है यूनाइटेड स्टेट्स का। चाइना पिवटिंग हो रही है। चाइना के साथ अभी यूरोप का देख रहे हैं आप, वो भी दे आर थिंकिंग वेरी सीरियसली चाइना की तरफ। रीजन, हमारा रीजन भी जा रहा है। मिडिल ईस्ट में एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उसके साथ जियो इकोनॉमिक्स भी अभी जुड़ी हैं। तो ऑफ कोर्स चाइना की तरफ जा तो रहे हैं, लेकिन चाइना का जो अभी तक जो यूनिलैटरल से मल्टीलैटरलिज्म की तरफ लेकर जाना है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे हम उसका रोल बड़ा लिमिटेड देखते हैं या एक बैक यार्ड में देखते हैं। इसी कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में जिसको आज हम डिबेट करें, अगर उसमें देखा जाए, ठीक है ईरान के वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर जरूर हैं, लेकिन उन्होंने कोई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतनी इफेक्टिव कोई एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं की कि जिसकी तरीके से इस मसले को हल करने में, यस वो पाकिस्तान के सिस्टम के साथ पूरे खड़े हो गए हैं, पूरा पाकिस्तान का ये जो मीडिएशन रोल है इसके साथ पूरी सपोर्ट में आ गए। बट हैविंग सेड दैट, जो रीजन है, अगर आप मिडिल ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा जी इनको सिक्योरिटी आर्किटेक्चर से निकल के उनके साथ जुड़ने में। और ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स तो अमेरिका भी उनके साथ अपनी
इम्प्रूव करना चाह रहा है, उनकी इकॉनमी के साथ तो जुड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो जो इम्पोर्टेंट रोल है चाइना का वो हम देख नहीं रहे हैं। मतलब उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस हैं, रीजनल इन्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है, तो आई थिंक चीज़ें पिवट हो रही हैं, बट इट विल टेक सम टाइम। इमीडिएटली मैं इतनी बड़ी तब्दीलियां नहीं देख रहा जी। सही। समरेश साहब, आप चूंकि बात कर रहे थे खासतौर पे चाइना के ज़्यादा एम्पावर होने की सिचुएशन से, तो इकोनॉमिक प्रेशर की बात हो रही है ना, सारी दुनिया की मईशत के ऊपर एक स्ट्रेस है, लेकिन इस सारी सिचुएशन का स्ट्रेस हमने चाइना पे नहीं देखा। जिस तरह से नई अलाइनमेंट्स की बात हो रही है, तो क्या जो एनर्जी है उसके इस्तेमाल में भी कोई नई स्ट्रैटेजी अब दुनिया को इख्तियार करनी चाहिए, कुछ अल्टरनेटिव्स देखने चाहिए, जिस तरह से चाइना एक रोल मॉडल के तौर पर इसमें इमर्ज हुआ है, टू मी एज एटलीस्ट, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने जैसे कहा कि दुनिया जो है वो बदल रही है और एक उभरती हुई ताकत जो है वो दूसरी जो एग्जिस्टिंग ताकत को चैलेंज कर रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप की अगर विजिट को आप जेहन में रखें जो चाइना की हुई, तो उसमें प्रेसिडेंट शी ने एक टर्म यूज की अपनी बातचीत में, जो कि बहुत ब्रीफ बातचीत थी, बहुत लंबी बातचीत नहीं थी। उन्होंने जिक्र किया था कि हमें थुसीडाइडीज ट्रैप में नहीं आना चाहिए। थुसीडाइडीज ट्रैप का जिक्र करके उन्होंने अपनी एक पोजीशन को एस्टेब्लिश किया और उसको रियलाइज करवाया कि मैं एक उभरती हुई ताकत हूँ और आप एक एस्टैब्लिश ताकत हैं। तो थुसीडाइडीज ट्रैप यही कहता है कि जब एक उभरती हुई ताकत एस्टैब्लिश ताकत को चैलेंज करेगी तो उसमें चांसेस हैं जंग के। तो प्रेसिडेंट शी ने यही विश किया कि जंग नहीं होनी चाहिए हमारे दरमियान में। सो दैट मीन्स कि उन्होंने ये उनको आइडेंटिफाई कर दिया कि हम आपके सबऑर्डिनेट नहीं है, हम आपसे इंफीरियर नहीं है, बल्कि हम आपको चैलेंज करने वाले हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए इस वक्त जो दुनिया में बड़ी चेंजेस आ रही हैं, वो देखें कि पेट्रो डॉलर अंडर थ्रेट, उसमें देखें कि अमेरिका और चाइना की एक राइवलरी जो है वो ऑन गोइंग है। इसमें कोई शक नहीं कि चाइना जो है वो बहुत एग्रेसिवली इन सारे इश्यूज में स्टेप इन नहीं हुआ, लेकिन जहां पर उनको जरूरत है वो कर रहे हैं। ताइवान के ऊपर बड़ा क्लियर उन्होंने मैसेज दिया अमेरिका को कि इससे जंग भी हो सकती है, लड़ाई भी हो सकती है। सो दे आर बिहेविंग वेरी वेरी मैच्योरली। और सुमरेश साहब, अगर आप एक क्विक कमेंट इस बात पे भी कर सकें कि लेबनान के जो वज़ीर आज़म हैं वो ये कहते हैं कि हमें मुज़ाकरात में सौदेबाजी के तौर पे ना इस्तेमाल किया जाए, ईरान के बारे में ये कह रहे हैं, जबकि ईरान का स्टैंस तो आपको पता है कि लेबनान पे क्या है। तो इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? मेरा ख्याल है कि लेबनान इज पेइंग अ वेरी हैवी प्राइस, और चूंकि वहाँ पे ईरान की जो प्रॉक्सीज थी लाइक हिजबुल्लाह, हमास, दे वर एक्टिव, उनके खिलाफ जब इजराइल एक्शन करता है तो जाहिर है लेबनान उसकी कीमत पे करता है। सो लेबनान भी कोशिश कर रहा है कि वो डिस्टेंस करे अपने आप को ईरान से, ताकि जो बैकलैश आता है वो उसके ऊपर ना आए। ठीक है, तो ये जो सारी सिचुएशन है अभी इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा कि किस तरफ जाती है। फ्रेजाइल सिचुएशन है और बार बार जो मुज़ाकरात हो रहे हैं या जो जंग बंदी है उसकी खिलाफ वर्जियाँ भी देखने को मिलती हैं। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे थे। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने भी इस तमाम तर सूरत हाल पर बात की। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। यहाँ शामिल करेंगे ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब तक 9 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली है और मैदान मार लिया है। 24 सीटों में से 21 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 9 हलकों में कामयाबी के बाद सबसे बड़ी जमात के तौर पर बर्तरी हासिल कर ली है। आज़ाद उम्मीदवारों ने 7, मुस्लिम लीग नून ने 4 और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने भी 1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल की है। 2 नशिस्तों के नताइज अभी आना बाकी हैं, मगर 9 नशिस्तों पर कामयाबी के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने के लिए वो सरगर्म हो चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए किसी भी जमात या इत्तेहाद को 24 में से 17 नशिस्तों की सादा अक्सरियत चाहिए होगी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने के लिए मजीद 8 नशिस्तें उन्हें दरकार होंगी, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जीतने वाले बाज आज़ाद उम्मीदवारों की भी हिमायत हासिल है। इसलिए जीबी में हुकूमत बनाने के लिए अकेले कोई भी जमात हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान का ये कहना है कि दूर दराज के हलकों में वोट काउंटिंग का अमल जारी है। हतमी नताइज का ऐलान फॉर्म 47 के बाद किया जाएगा।
तो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि अकेले कोई भी जमात हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। गालिब इम्कान यही है कि मखलूत हुकूमत तश्कील पाएगी। हुकूमत साजी के लिए आज़ाद उम्मीदवारों का किरदार अहमियत इख्तियार कर चुका है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभर रही है। हम हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश हो रही है। मैं अवाम का उनके एतमाद पर तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और जयालों को इस शानदार फतह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी सदर आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो जरदारी को गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। शफाफ, पुरअमन और सियासी सरगर्मियों से भरपूर इलेक्शन का इनेकाद जमहूरियत का हुस्न है। इलेक्शन कमीशन ने शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन यकीनी बनाया, जो काबिल सताइश है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कामयाब उम्मीदवारों को भी मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि उन्होंने इंतखाबात में अच्छा मुकाबला किया। मुस्लिम लीग नून की टीम ने भरपूर मेहनत की, उनको शाबाश देता हूँ। अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हल्का GBA-1 गिलगित 1 के तमाम 80 पोलिंग स्टेशन के नताइज मौसूल हो चुके। पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन 10,594 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। हल्का GBA-2 गिलगित 2 के 91 पोलिंग स्टेशन में से 27 के गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हफीजुर रहमान 4,129 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। हल्का GBA-3 गिलगित 3 के तमाम 82 स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार सैयद सुहेल अब्बास 7,877 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। हल्का GBA-4 नगर 1 के तमाम पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली अख्तर 7,654 वोट लेकर कामयाब हुए। हल्का GBA-5 नगर 2 के तमाम 32 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार अली मुराद 2005 वोट लेकर कामयाब करार पाए। हल्का GBA-6 हुंजा के तमाम 88 पोलिंग स्टेशन के मौसूल नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार नेक नाम करीम 6,360 वोट लेकर कामयाब करार पाए। हल्का GBA-7 स्कर्दू 1 के तमाम पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद तौकीर मेहदी 4,337 वोट लेकर कामयाब करार पाए। इस हल्के में गवर्नर बल्तिस्तान के साहबजादे सैयद तौकीर मेहदी और साबिक गवर्नर राजा जलाल के दरमियान बड़ा मुकाबला था, मगर राजा जलाल जैसी बड़ी शख्सियत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। हल्का GBA-8 स्कर्दू 2 के तमाम पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के मोहम्मद काजिम 10,474 वोट लेकर कामयाब हुए। हल्का GBA-9 स्कर्दू 3 के तमाम पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फिदा मोहम्मद नाशाद 6,314 वोट लेकर कामयाब हुए। हल्का GBA-10 स्कर्दू 4 के तमाम पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के नासिर अली खान 6,582 वोट लेकर कामयाब हुए। हल्का GBA-11 के तमाम पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इकबाल हसन ने 5,944 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। हल्का GBA-12 शिगर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम 12,244 वोट लेकर कामयाब हुए। GBA-13 तोरबंद से मुस्लिम लीग नून के राना फरमान अली 4,368 वोट लेकर पहले नंबर पर, जबकि आज़ाद उम्मीदवार शाहिदा सिर्फ 56 वोटों के फर्क से दूसरे नंबर पर रहीं। हल्का GBA-14 अस्तोर 2 से मुस्लिम लीग के राना मोहम्मद फारूक 4,300 वोट लेकर कामयाब करार पाए। हल्का GB-15 दयामीर 1 से आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद दिलपजीर 1,426 वोटों के साथ पहले नंबर पर हैं, जबकि JUI के वलीउर रहमान 996 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। हल्का GBA-16 दयामीर 2 के तमाम पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार अमाम मालिक 6,320 वोट लेकर कामयाब ठहरे, जबकि पीपल्स पार्टी के अताउल्लाह सिर्फ 24 वोटों के फर्क से कामयाबी हासिल नहीं कर सके। हल्का GBA-17 दयामीर 3 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद नसीम 2,244 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। हल्का GBA-18 दयामीर 4 से मुस्लिम लीग नून के कफायतुर रहमान 5,521 वोट लेकर कामयाब करार पाए। हल्का GBA-19 गजर 1 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद जलाल शाह 9,613 वोट लेकर कामयाब ठहरे। हल्का GBA-20 गजर 2 से मुस्लिम लीग नून के अब्दुल जहां 6,917 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि पीपल्स पार्टी के नजीर अहमद सिर्फ 159 वोटों से शिकस्त खा गए। हल्का GBA-21 गजर 3 से आज़ाद उम्मीदवार अमाम अली
9,938 वोट लेकर कामयाब हुए। हल्का जीबीए 22 गांजे 1 से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद इब्राहिम सनाई 9,308 वोट लेकर कामयाब करार पाए। हल्का जीबीए 23 गांजे 2 से आजाद उम्मीदवार अनवर अली 12,117 वोट लेकर कामयाब ठहरे और हल्का जीबीए 24 गांजे 3 से आजाद उम्मीदवार असद शफीक ने 7,164 वोट लेकर कामयाबी समेटी। बाज हल्कों में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जीतने वाले उम्मीदवारों और शिकस्त का सामना करने वाले उम्मीदवारों के वोटों में बहुत कम फर्क है। इन हल्कों में रीकाउंटिंग के इम्कानात भी हैं। जीबीए 18 दियामिर 4 से मुस्लिम लीग नून के मालिक कफायतुल्लाह से शिकस्त खाने वाले इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार हाजी गुलबर खान ने इलेक्शन कमीशन को रीकाउंटिंग की दरख्वास्त भी दे दी है। स्कर्दू के हल्कों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों के नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा सामने आया है। दोनों पार्टियों के माबैन कड़े मुकाबले देखने को मिले। अमूमी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में होने वाला इलेक्शन और पुरअमन माहौल में हुआ। तमाम जमातों के सीनियर क़यादत ने इलेक्शन मुहिम में पुरजोर हिस्सा लिया। इलेक्शन के हतमी नताइज का ऐलान अभी इलेक्शन कमीशन करेगा, जिसके बाद हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ का अमल शुरू होगा। अगरचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 9 नशिस्तों के साथ बढ़तरी हासिल कर रखी है, लेकिन इब्तदाई नताइज देकर ऐसा लगता है कि कोई भी जमात अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। मरकज की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी मखलूत हुकूमत या आज़ाद उम्मीदवारों को मिलाकर हुकूमत बनाई जाएगी। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी? इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ खालिद हुसैन ने। खालिद हुसैन, 17 नशिस्तें चाहिए हैं हुकूमत बनाने के लिए, 9 हासिल कर चुकी पीपल्स पार्टी और अभी कुछ हल्कों से रिजल्ट आना बाकी भी है। किस तरह की हुकूमत बनते हुए देख रहे हैं आप यहाँ? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त 10 सीटों की बढ़तरी हासिल है उसको, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर चुकी है। और किसी भी जमात को हुकूमत बनाने के लिए इस वक्त जो है कोलिशन में हुकूमत चाहिए, और इस वक्त जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सरगर्म है हुकूमत बनाने के लिए, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी ये दावा कर रही है कि हम भी हुकूमत बनाने के लिए हमारे पास भी नंबर्स पूरे हैं। और अगर गिलगित बल्तिस्तान की इन इंतखाबात में जो रिजल्ट हमारे पास आए हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 10 हैं और 7 जो है आज़ाद उम्मीदवार हैं, जिसमें से 2 उम्मीदवारों को MWM की हिमायत हासिल है और 2 को नून लीग की हिमायत हासिल है। उसमें से 3 आज़ाद उम्मीदवार ऐसे हैं जो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ क्योंकि अगर 3 उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है हासिल कर लेती है तो उनके पास ऑटोमेटिकली उसकी तादाद जो है टेक्नोक्रेट्स और ख़वातीन की जो मखसूस नशस्तें हैं वो 2 और 3 हासिल करने में अगर कामयाब होती हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है हुकूमत बनाने में कामयाब होती है। यहाँ पर 13 अददी जो फिगर है वो चाहिए हुकूमत बनाने के लिए। और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी ये दावा कर रही है कि उनके जो यहाँ पे जो दीगर जो जमातें हैं जिस तरह MWM है और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके साथ राब्ते में है। और आज हाफिज अब्दुल रहमान ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। साथ ही मौजूद रहेगा नैयर बुखारी, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। नैयर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी ने। आप समझते हैं कि आप हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे वहाँ? इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मोर देन सिंपल मेजॉरिटी सीट्स आएंगी और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी। अभी तक तो 9 रिजल्ट है जिसमें हम कामयाब जुड़ चुके हैं। 10वें का भी स्टिल विदिन 1 आवर एक्सपेक्टेड था। GPL 17 जहाँ पे बैलेट पेपर की काउंटिंग थी तो उसमें हमें कामयाबी का कभी इम्कान है, कभी इम्कान क्या बहुत वसूख से कहते हो हमें इम्कान है। और बाकी 5 सीटों पे अभी भी हमारे कैंडिडेट्स ने बैलेट पेपर जो पोस्टल बैलेटर्स की काउंट नहीं हुआ, और वो जब काउंट फाइनल होगा तो इंशाल्लाह हमारी एक्सपेक्टेशन 16 सीट्स थी और हम 16 सीट्स के करीब हो गए। इंशाल्लाह गवर्नमेंट बनाएंगे। 13 रिक्वायर्ड है। नहीं समझे, अभी आपने बोला कि आपकी एक्सपेक्टेशंस तो हैं लेकिन अभी वो आपने हासिल तो नहीं की ना, तो आपको फिर कोलिशन गवर्नमेंट अगर बनाना पड़ती है तो किसको साथ में लाने की तैयारियां कर रहे हैं? क्या होमवर्क हो रहा है इस हवाले से? देखिए जी, इस पे अभी तक तो कोई 7 इंडिपेंडेंट्स हैं। ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट्स का प्रेफरेंस होता है कि वो उस जमात को ज्वाइन करे जो हुकूमत बना रही हो, और उनका अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का इंटरेस्ट भी होता है उनका, तो उनसे इंडिपेंडेंट्स के साथ हमारे रास्ते हैं। होपफुली हम कंफर्टेबली गवर्नमेंट बनाएंगे। सही। नैयर साहब, जो PTI बैक्ड आज़ाद उम्मीदवार हैं
उनको अगर शामिल करने की जरूरत पड़ती है तो करेंगे शामिल उन्हें साथ? देखिए, पीटीआई एज अ पॉलिटिकल पार्टी तो कंटेस्ट ही नहीं किया उसने, सारे इंडिपेंडेंट कंटेस्ट किए हैं, उन पे कोई कानूनी कदगन नहीं कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर लीगली कोई कदगन हो तो फिर तो कोई पीटीआई की बात हो, ये तो इंडिविजुअल डिसीजन होंगे, वो इंडिविजुअल को डिसीजन कर रहे थे, उनसे वो और ऑब्वियसली पता है कि इंडिपेंडेंट्स प्रेफर करते हुए हुकूमती जमात के पास जाने। सही। नैयर साहब, जो मुस्लिम लीग नून है गो कि अभी 6 नशिस्तें ही हैं गालिबन उनके पास, लेकिन वो भी ये दावा कर रही है कि वो इस पोजीशन में है कि गवर्नमेंट बना ले और आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिला सकती है। ऐसा होता भी देख रहे हैं क्या आप? दावा करने में किसी की भी पाबंदी है किसी पे कि कोई क्लेम नहीं कर सकता कि मैं गवर्नमेंट बना रहा हूँ, नोबडी कैन से दैट ना। लेकिन उनकी हमारी स्ट्रेंथ बिल्कुल सामने है। उनकी अभी तक ऑफिशियल रिजल्ट में टोटल 3 सीटें आई हैं, हमारी ऑफिशियल रिजल्ट में जो है 9 सीट्स हैं। ठीक है। नैयर साहब, रिकाउंटिंग के मसाइल भी हम कुछ आवाज़ें सुन रहे हैं कि जहां पे मार्जिन कम से जीते हैं, तो कुछ इस तरह के मसाइल भी सामने आ सकते हैं जब रिजल्ट्स आए तो? हमारी जितनी सीटें हम जीते हैं हम लंबे मार्जिन से जीते हैं, हम जो हारे हैं वो शॉर्ट मार्जिन से हारे हैं, और वही इशू हमने आरओ के पास रेज किया हुआ है और चीफ इलेक्शन कमीशन के पास भी रेज किया है। आप हमारा रिजल्ट उठा के देख लें, हमारी 9 की 9 सीटें जो हैं वो लंबे मार्जिन से हम जीते हुए हैं। ठीक है, तो नैयर साहब, आप यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून भी मिलकर के गवर्नमेंट बना सकती है, जाहिर आप एलाइज हैं विफाक में भी। वो तो मेरी लीडरशिप डिसाइड कर सकती है, नहीं मैं तो डिसीजन मेकर नहीं हूँ। लेट दैट बी डिसाइडेड बाय आवर लीडरशिप, और उस पर मैं क्या कमेंट, मैं भी तो कमेंट नहीं करना चाहता। सही, ठीक है। नैयर बुखारी साहब, आप बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। खालिद हुसैन की तरफ हम चलेंगे। खालिद हुसैन, अभी आपने नैयर बुखारी साहब की भी बात सुनी, वो तो बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि उनकी जो पार्टी है वो यहाँ हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। ऑन ग्राउंड सिचुएशन आप क्या देख रहे हैं, और स्पेशली जो आज़ाद उम्मीदवारों की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी? अगर ये लोग चाहते हैं कि या तो पीपल्स पार्टी बनाए या नून लीग बनाए, इसके लिए मियां शहबाज शरीफ और सदर आसिफ जरदारी और बिलावल जो है इस पे डिसाइड कर सकते हैं, और क्योंकि मरकज का फैसला जो है हमेशा से हतमी रहा है। अगर मरकज जो है नून लीग को कहते हैं कि आप लोग खामोश रहे तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। तो अभी क्या शक्ल होगी गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत की, जो कि कोलिशन गवर्नमेंट ही होगी, लेकिन किस तरह की कोलिशन होगी उसके लिए तो अभी इंतजार करना पड़ेगा, और अभी जो सरकारी और हतमी नताइज हैं वो भी आना बाकी हैं। खालिद हुसैन, आप तमाम तर सूरत हाल पर हमसे बात कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आज के शो से इतना ही, कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।